आज अभी नया टॉपिक लिखो, आज शुरू करो। उदारीकरण, तो लिखो उदारीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण, टॉपिक का नाम लिख लो ये। उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण। अभी टॉपिक का नाम लिख लिया आपने, उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अभी अब आर्यन जी, चलो मैं आपको ये बताना था कि अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण संबंधी जो आर्थिक सुधार हैं, या जिसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, तो ये रिफॉर्म कब शुरू किए गए थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1991 में। समझ गए? 1991 में आपसे ये पूछ सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय वित्त मंत्री कौन था। तो उसमें प्रधानमंत्री तो कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्लियर आते के? अब 1991 में ही इनको क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 1991 में देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था। काफी बड़ा आर्थिक संकट था, मुद्रास्फीति अपने उच्च स्तर पर थी, भुगतान शेष में काफी घाटा था। इसके अलावा अपने पास विदेशी मुद्राओं का जो कोष बचा था वो सिर्फ इतना बचा था कि 10 दिन का आयात किया जा सकता है। तो भारत को बड़ी मात्रा में मुद्रा की जरूरत थी, या बड़ी मात्रा में ऋणों की जरूरत थी, और भारत ने IBRD और IMF से क्या है, ऋण मांगा। और जब भारत को ऋण तो मिल गया, लेकिन ऋण मिला था वो कौन सी शर्तों पे मिला था? कि आपको आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे। कि साहब कौन से आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे? तो उसमें कहा कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लागू करना पड़ेगा। उदारीकरण का मतलब होता है कि आपने जो पॉलिसियां बना रखी हैं, आपकी जो नीतियां हैं वो काफी कठोर हैं। ये जो नीतियां हैं वो अर्थव्यवस्था का विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है, कंपनियां हैं वो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही। तो आपने जो कठोर नियम बना रखे हैं, आपने लाइसेंस की जो व्यवस्था कर रखी है, तो उस व्यवस्था में आप थोड़ी सी ढील दो। आप उसमें आप उदार हो, अपने नियमों में आप क्या है, ढिलाई बरतो, लाइसेंस व्यवस्था को आप समाप्त करो। आपने उद्योगों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, आपने जो कानून बना रखे हैं कठोर, उन कानूनों को आप क्या करो, समाप्त करो, उनमें ढिलाई दो आप। तो इस बात को क्या कहा जाता है? उदारीकरण। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट ने जो कानून बना रखे हैं वो कानून काफी कठोर थे, और उन कानूनों को उदार कर देना, लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर देना, क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। तो भारत से ये शर्त मान्य, भारत ने शर्त मान ली भाई ठीक है, हमें लिबरलाइजेशन को अपनाएंगे, उदारीकरण को अपनाएंगे, जो भी अपने कठोर रूल्स हैं उसमें अपन क्या करेंगे, रियायतें दे देंगे। दूसरा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि आपने अपनी अर्थव्यवस्था को बांध रखा है, आपने निर्यातों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, आयातों के ऊपर आपने प्रतिबंध लगा रखा है, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आता है आप उसके साथ भेदभाव करते हो, घरेलू निवेशकों को तो आप सुविधाएं देते हो, और बाहर से जो निवेशक आते हैं उनके ऊपर आप रुकावटें लगाते हो। तो आपको ग्लोबलाइजेशन अपनाना पड़ेगा। मतलब आपने अपनी अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को आपको हटाना पड़ेगा। तो विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, विदेशी पूंजी पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन प्रतिबंधों को हटा देना, उनमें कमी कर देना, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। और आपको पता है जब वो प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे तो पूरा विश्व एक एकीकृत बाजार की बात क्या करेगा, कार्य करेगा। मतलब एक मार्केट हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहेगी, न वस्तुओं के लेन देन पर कोई रुकावट रहेगी, न पूंजी के लेन देन पर कोई रुकावट रहेगी, न साधनों के लेन देन पर कोई रुकावट रहेगी, न टेक्नोलॉजी के लेन देन पर किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं रहेगी। तो विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं,
विदेशी पूंजी पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, विदेशों से जो टेक्नोलॉजी आती जाती है उस पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन प्रतिबंधों को हटा देंगे तो पूरा विश्व एक मार्केट की भांति, मतलब एकीकृत बाजार की भांति कार्य करेगा। इसी का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने प्रतिबंधों को हटाते जा रहे हैं, इसका मतलब अपन वैश्वीकरण को अपनाते जा रहे हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिबंध लगे हुए उनको अपन हटाते जा रहे हैं, इसका मतलब अपन लिबरलाइजेशन करते जा रहे हैं, उदारीकरण के दौर में अपन चल रहे हैं। ये थोड़ी कि 1991 में हो गया, अब नहीं हो रहा, अब भी अपन नियमों में ढील देते जा रहे हैं। जैसे जैसे अपन नियमों में ढील देते जा रहे हैं, इसका मतलब अपन उदारीकरण को अपना रहे हैं। जैसे भी जैसे अपने अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रतिबंध बाहर से जो आयातों पर निर्यातों पर लगे हुए हैं, विदेशी पूंजी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको अपन कम करते जा रहे हैं, आयात शुल्कों को अपन घटाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब अपन धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हैं? वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे आपका आ गया निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने जो उपक्रम है उनके शेयर किसको बेच दे? निजी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे। अपना स्वामित्व किसको दे दे? प्राइवेट सेक्टर को दे दे। तो गवर्नमेंट अपने उपक्रमों को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, दे रही है ना अभी। तो इसका मतलब अपन किस ओर जा रहे हैं? निजीकरण की ओर जा रहे हैं, प्राइवेटेशन की ओर जा रहे हैं। देखो, उदारीकरण का मतलब है गवर्नमेंट अपने रूल्स में ढिलाई बरत रही है, जो प्रतिबंध लगा रहे थे उन प्रतिबंधों को क्या कर रही है? कम कर रही है। लाइसेंस व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। तो इसका मतलब अपन किस ओर जा रहे हैं? उदारीकरण की ओर जा रहे हैं। वैश्वीकरण का मतलब विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, विदेशी पूंजी पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनको अपन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इसका मतलब किस ओर जा रहे हैं? अपने वैश्वीकरण की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट के उपक्रम में उनका शेयर बेच रहे हैं, जैसे रेलवे का शेयर बेचा जा रहा है, बहुत सारे जैसे बीएसएनएल का बेचा जा रहा है, एमटीएनएल का बेचा जा रहा है, बहुत सारे जो जैसे जैसे अपने शेयर बेचते जा रहे हैं। इसका मतलब किस ओर चल रहे हैं? अपने निजीकरण की ओर चल रहे हैं। इसको शॉर्ट में POL भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं, LPG, सॉरी, LPG भी कहा जाता है। L का मतलब है लिबरलाइजेशन, समझेंगे ना, और P का मतलब है प्राइवेटेशन है, G का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो एक बार तो फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन ही आ गया था, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में क्वेश्चन पूछ लिया था कि विदेशी व्यापार के संबंध में या अर्थव्यवस्था के संबंध में LPG का अर्थ क्या है। सिर्फ इतना ही था, LPG का क्या अर्थ है। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी था एक ऑप्शन। तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला ऑप्शन आपको नहीं करना है। कौन सा है? लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण है, प्राइवेटेशन इसका मतलब है निजीकरण है, और ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब है वैश्वीकरण। शॉर्ट में इसको LPG बोल देते हैं। अब आप इसको लिखो, आपको बेसिक नॉलेज आपको हो गया इसका। लिखो, वर्ष 1990-91 में, वर्ष 1990-91 में, वर्ष 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी, गंभीर आर्थिक संकट में थी। इस आर्थिक संकट के तीन स्पष्ट रूप थे, तीन स्पष्ट रूप थे, तीन स्पष्ट रूप थे। मैंने आपको लिखा है कि 1990-91 में भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी। कि भाई किस तरह का संकट था? तो तीन तरह के संकट थे, ठीक है ना, मोटे रूप से। वो तीन तरह के संकट कौन से थे? पहला लिखो, भारी राजकोषीय घाटा, भारी राजकोषीय घाटा एक संकट तो ये था। दूसरा संकट लिखो आप, बड़ी मात्रा में
चालू खाता, एक मिनट, बड़ी मात्रा में भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन के चालू खाता, भुगतान संतुलन के चालू खाता में घाटा। और तीसरा जो संकट था वो था बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। मैंने आपको बताया कि 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी। तीन तरह के संकट थे, तीन तरह के संकट। पहला संकट कौन सा था? भारी राजकोषीय घाटा। अभी मैं आपको बताऊंगा राजकोषीय घाटा कैसे होता है, क्या होता है राजकोषीय घाटा। अभी आप इसकी लाइन याद रखो। एक तो भारी राजकोषीय घाटे की स्थिति थी, दूसरी बड़ी मात्रा में भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्या था? घाटा की कंडीशन थी। और एक उस समय मुद्रास्फीति बड़े उच्च स्तर पर थी, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही थी, भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा था, अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा बड़ी मात्रा में था। अब देखो राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको समझना। पहले सीधा सीधा राजकोषीय घाटे का तो मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पर ऋण भार कितना है, कर्जा कितना है। अर्थव्यवस्था के ऊपर या सरकार के ऊपर जितना ऋण भार होता है, जितना कर्जा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। एक राजस्व घाटा भी होता है। राजस्व घाटा का मतलब होता है कि सरकार की चालू आय चालू व्यय से कम हो। जब अपने घर का खर्चा तो हो ज्यादा और इनकम हो कम, वैसे गवर्नमेंट का खर्चा तो हो ज्यादा और इनकम क्या हो कम। लेकिन खर्चा कौन सा? चालू खर्चा। कौन सा बता रहा हूं मैं? चालू खर्चा। देखो खर्चे दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो अपने घर चलाने के लिए अपने को भाई चाय, चीनी, तेल, साबुन, कपड़ा, बिजली का बिल, समझ गए ना, मकान किराया वगैरह, ये सब देना पड़ता है ना अपने को, हर महीने हर साल देना पड़ता है। तो ये तो अपना कौन सा होता है? चालू खर्चा होता है। भाई घर चलाना है तो कुछ खर्चा है वो आपको करना ही पड़ेगा, आप उस खर्चे से नहीं बच सकते। तो वैसे गवर्नमेंट यदि चलानी है तो गवर्नमेंट को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, कर्मचारियों को वेतन देना ही पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर खर्चा है वो होगा ही, स्वास्थ्य पर गवर्नमेंट का खर्चा है वो होगा ही। बताओ उससे बच सकती है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट का जो खर्चा गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो गवर्नमेंट का कौन सा होता है? चालू व्यय होता है या चालू खर्चा होता है। चालू आय, चालू आय का मतलब जैसे अपने घर की चालू इनकम कौन सी होती है? वेतन से आती है या मजदूरी से आती है या अपने मकान किराए पर दे रखा है, मकान किराए से आ जाती है, या अपने किसी को ब्याज दे रखा है, कर्जा दे रखा है तो उसे ब्याज से अपने को पैसा आ जाता है। तो ये अपनी कौन सी होती है? चालू इनकम होती है, जो हर साल अपने को मिलता है, हर महीने या हर साल अपने को मिलता है, वो चालू इनकम होती है। तो अगर अपनी चालू इनकम से चालू खर्चा ज्यादा है तो इसका मतलब है घर का घाटा हुआ ना वो। तो वैसे अपन अर्थव्यवस्था की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार का चालू खर्चा आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट का कौन सा होता है? चालू खर्चा होता है, चालू व्यय होता है। एक चालू आय जो गवर्नमेंट को हर साल मिलती है वो इनकम, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स से हर साल मिलती है, जैसे कर्मचारी को वेतन मिलता है भाई, मजदूरी मिलती है, वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स हर साल, टैक्स से गवर्नमेंट को क्या होती है? इनकम होती है। गवर्नमेंट अपनी सर्विस बेचती है, सेवाएं बेचती है, जिससे गवर्नमेंट को फीस मिलती है। गवर्नमेंट को ब्याज से भी इनकम होती है। गवर्नमेंट के खुद के उपक्रम होते हैं, खुद के उद्योग होते हैं, उससे गवर्नमेंट को लाभ के रूप में भी इनकम होती है। समझे मेरी बात है? इसके अलावा गवर्नमेंट को दंड जुर्मानों से भी इनकम होती है, हर साल होती है ना। जो इनकम गवर्नमेंट की हर साल होती है, मैंने कौन कौन सी बताई? टैक्स से जो इनकम होती है, ठीक है ना, ब्याज से जो इनकम होती है, लाभांश से जो इनकम होती है, गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी तो है भाई, गवर्नमेंट का शेयर है उद्योगों के अंदर, उससे प्रॉफिट मिलेगा, गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा भाई। आप अगर किसी व्यक्ति ने मान लो कहीं पर बिजनेस चला रखा है, पार्टनरशिप में चला रखा है या खुद का बिजनेस है, तो प्रॉफिट उसकी सालाना इनकम हुई कि नहीं हुई? तो वैसे गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है वो भी तो उसकी सालाना इनकम होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी सेवाएं बेचती है, तो फीस के रूप में भी इनकम होती है भाई। जैसे आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओ, आपको 10 रुपए की पर्ची काटनी पड़ती है, नहीं पड़ती? आप बीएसएनएल का आपने कनेक्शन ले रखा है तो गवर्नमेंट का तो उपक्रम है, आप उसकी फीस देते हो नहीं देते हो, वो सेवा की फीस होती है। गवर्नमेंट को दंड और जुर्माने से भी इनकम होती है। जैसे आप हेलमेट लगा करके नहीं गए, आपको चार्ज लग गया, जुर्माना लगाना है,
तो वो गवर्नमेंट को इनकम हुई कि नहीं हुई? ये गवर्नमेंट की चालू इनकम होती है। तो आपको बताओ भाई, गवर्नमेंट की चालू इनकम कौन कौन सी हुई? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की चालू इनकम होती है वो तो किससे होती है? कर से, टैक्स से। दूसरी मैंने आपको गवर्नमेंट की बताई लाभांश। लाभांश मतलब प्रॉफिट का अंश। उद्योगों के अंदर गवर्नमेंट का जो शेयर है, तो जितना प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें अंश गवर्नमेंट को भी तो मिलता है, तो लाभांश या लाभ के रूप में इनकम होती है गवर्नमेंट की। इसके अलावा मैंने तीसरी आपको बताई, गवर्नमेंट को ब्याज के रूप में भी इनकम होती है, होती नहीं होती? इसके अलावा गवर्नमेंट की मैंने बताया आपको फीस है, दंड है, जुर्माना है, इनसे भी तो गवर्नमेंट को इनकम होती है। ये गवर्नमेंट की इनकम कौन सी है? गवर्नमेंट की चालू आय। क्लियर यहाँ तक? जिसको अपन क्या कह सकते हैं? राजस्व आय। क्या कहेंगे? राजस्व आय। चालू इनकम को क्या कहा जाता है? राजस्व आय। जहां पर भी राजस्व आय का शब्द आए तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि इनसे गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट की क्या है? राजस्व आय। आ जाएगी बात दिमाग में आपके? एक गवर्नमेंट का राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का मतलब गवर्नमेंट का चालू खर्चा। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हर साल गवर्नमेंट का खर्चा होता है ना, चालू खर्चा हर साल देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कर्मचारियों को वेतन देती है, गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चा करती है, ये गवर्नमेंट का चालू खर्चा है जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट इससे नहीं बस। अरे घर राशन पानी लाना ही पड़ेगा, मना कर सकते हैं क्या? बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा अपने को, मना नहीं कर सकते कि मकान किराए पे तो मकान का किराया देना ही पड़ेगा अपने को, मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा आपको। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये गवर्नमेंट, इस तरह के जो खर्चे गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे वो गवर्नमेंट का कौन सा होता है? राजस्व व्यय, या मतलब चालू व्यय बोल दो चाहे गवर्नमेंट का राजस्व व्यय बोल। क्लियर थी बात? अब जब गवर्नमेंट का राजस्व व्यय तो क्या है? ज्यादा है, और राजस्व आय क्या है? कम है, तो इसका मतलब घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस घाटे को क्या कहेंगे? राजस्व घाटा। ये गवर्नमेंट का क्या हो गया? राजस्व घाटा हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो एक कोई घर ऐसा है जिसकी चालू इनकम तो कम है। चालू इनकम समझ रहे हो ना आप? भाई मजदूरी से, वेतन से, मकान किराए से, ब्याज से जो पैसा आ रहा है, हर साल आ रहा है, वो उसकी चालू इनकम है। चालू इनकम तो है कम और घर का खर्चा है ज्यादा। खर्चा ऐसा है कि वो उसको कम नहीं कर सकता। भाई अपन घर खर्चों को कितना कम करें? कुछ, चलो कुछ कम कर लेंगे, जैसे गाड़ी खरीदनी है खरीदना बंद कर देंगे, भाई मकान बना एक बार पेंडिंग कर देंगे अपने, लेकिन रोटी तो खाना ही पड़ेगा, कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, उसको थोड़ी कम कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। नहीं। अब ऐसा खर्चा है, चालू खर्चा है अपने घर का, वो कम नहीं कर सकते, तो फिर मान लो चालू इनकम तो है कम और खर्चा हो गया ज्यादा, तो फिर क्या करेंगे? खर्चा तो करना पड़ेगा। बताओ क्या इलाज है उसका? है भाई घर का खर्चा तो है ज्यादा और इनकम है कम, तो फिर वो खर्चा करना पड़ेगा, तो वो खर्चा आएगा कहां से? है ऋण लेंगे। तो अपने पास कई इलाज है उसके, कई उपाय हैं। या तो अपन क्या करेंगे, अपने पास कोई संपत्ति है उसको बेच देंगे अपन। भाई कोई मकान बेचेगा, कोई जमीन बेचेगा, या कोई भी कुछ कोई मतलब संपत्ति बेची जाएगी। या फिर संपत्ति नहीं है, संपत्ति बेच बेच के फिर भी मान लो खर्चा नहीं चल रहा, तो फिर सीधी बात चोरी तो भाई अवैध क्रिया हो गई, वो आप नहीं कर सकते। तो फिर यह है कि भाई आपको उधार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। उधार लेकर के की जाएगा। अब आपके उधार का जो कर्जा चढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को भी वही स्थिति गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का चालू खर्चा बहुत ज्यादा है जो उसकी चालू इनकम से पूरा नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का। तो फिर गवर्नमेंट के पास उपाय क्या? या तो अपनी संपत्तियां बेच दी है, प्लेटफॉर्म बेच दिया, या फिर रेलवे बेच दिया, या कहने मतलब संपत्तियां तो गवर्नमेंट की, या तो गवर्नमेंट क्या बेचे? अपनी संपत्तियां बेचे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। खर्चे बहुत है गवर्नमेंट के, चुनाव पर कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, समझे ना? और पानी की बोतल, पानी पीते हैं तो वो भी आपको पता है कि 1100 रुपए की एक बोतल आती है पानी की उनकी, ठीक है ना? तो खर्चा तो है एक। अब वो खर्चा कहां से आएगा? चालू इनकम उतनी है नहीं। टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो पब्लिक भी परेशान हो जाती है। पब्लिक उस गवर्नमेंट को फिर क्या करती है कि भाई अब की बार चुनाव आने दे तो फिर टैक्स ज्यादा बढ़ा नहीं सकती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास उपाय क्या है? गवर्नमेंट के पास उपाय है कि भाई वो संपत्तियां निपटाओ तो वो संपत्तियां बेचना शुरू कर देती है गवर्नमेंट। फिर भी मान लो गवर्नमेंट का खर्चा पूरा नहीं हो रहा हो, तो फिर गवर्नमेंट क्या लेती है? ऋण लेती है।
समझ गया? गवर्नमेंट के ऊपर जितना कर्जा चढ़ जाता है, जितना ऋण होता है, वो ऋण ही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। ये गवर्नमेंट का क्या है? राजकोषीय घाटा। हालांकि बहुत डिटेल है, लेकिन वो डिटेल आपके लिए क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो मैं उसको नहीं बता रहा उस डिटेल को। आप शॉर्ट में इतना याद रख लो, राजस्व घाटे का तो मतलब है कि राजस्व व्यय का राजस्व आय से अधिक। कैसे याद रखना है? राजस्व व्यय का राजस्व आय से अधिक तो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा सरकार के ऊपर ऋण भार, सरकार के ऊपर कर्जा, क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। अब आप बताओ कि जिस गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया हो, तो उसकी स्थिति आप अच्छी मानोगे, खराब मानोगे? बहुत खराब है। तो ऐसी कंडीशन भारतीय अर्थव्यवस्था की 1990-91 में हो गई थी। राजकोषीय घाटा बड़ी सीमा पर पहुंच गया। आगे होगी बात समझ आपकी? अब बात करें अपने दूसरी आर्थिक कंडीशन थी या संकट था, वो कौन सा था? बड़ी मात्रा में भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा। अब इसको भी थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, एक तो आपको भुगतान संतुलन समझना है, और उसके चालू खाते का घाटा कौन सा होता है, व्यापार खाते का घाटा कौन सा है, क्योंकि इसमें बार बार आएंगी ये शब्दावलियां, तो इन शब्दावलियों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखो, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, जिसको कई बार तो भुगतान संतुलन नाम आ जाएगा और कई बार क्या आ जाएगा आपके? भुगतान शेष। दोनों का मतलब एक ही होता है, भुगतान संतुलन बोल दो चाहे भुगतान शेष बोल दो। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब BOP। अब ये BOP क्या होता है? सुनो, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन या भुगतान शेष क्या होता है? आप सीधा सीधी लैंग्वेज में से याद रख लो कि एक साल का रिकॉर्ड, एक साल की डिटेल्स, एक साल का विवरण। किस बात का विवरण है? कि कोई राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ एक साल में जो आर्थिक लेन देन करता है। आर्थिक लेन देन बहुत सारे करने पड़ते हैं, अपने वस्तुओं का आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, सेवाओं का आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, अपने वाले भी पर्यटक जाते हैं, तो विदेशी पर्यटक आते हैं तो अपने वो डॉलर लेकर के आते हैं, तो उनको मुद्रा में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, अपने रुपये में एक्सचेंज करना पड़ेगा। अपने देश के लोग भी तो विदेशों में घूमने जाते हैं, तो उनको भी डॉलर को क्या करवाना पड़ेगा? एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। इसमें क्या आते? विदेशी निवेशक भी यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और विदेशों से अपन ऋण लेते भी हैं, विदेशों को ऋण देते भी हैं। अपने देश के लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, वहां से भी पैसा भेजते हैं, विदेशों से अपने को सहायता के रूप में भी पैसा प्राप्त होता है, या अपन भी सहायता करते हैं। समझ गए? विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं कमाने के लिए, अपने लोग भी वहां जाते हैं, उनको भी पेमेंट का लेन देन होता है। तो ये क्या होता है? आर्थिक लेन देन होता है। तो एक साल में, सुना भैया, एक साल में किसी राष्ट्र ने विश्व के शेष राष्ट्रों के साथ, मतलब खुद को छोड़ के दूसरे राष्ट्रों के साथ, शेष विश्व के साथ जितना आर्थिक लेन देन किया है, उस आर्थिक लेन देन की जो डिटेल्स होती है, उसका जो विवरण होता है या उसका जो लेखा जोखा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहा जाता है। बताओ, देखिए, किसी राष्ट्र का भुगतान शेष क्या होता है? आपका एक लाइन में उतरना चाहिए। भुगतान शेष एक साल में उस राष्ट्र के शेष विश्व के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेन देनों का विवरण, डिटेल्स। समझ आ गया तक कि भाई कितने रुपए का लेन देन उसने किया है, वही उसका रिकॉर्ड है अपने पास से। वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है? देश का भुगतान शेष कहलाता है। अब ये जो भुगतान शेष है वो दो खातों में लिखा है। भाई रिकॉर्ड तो है, एक रिकॉर्ड है, तो इसको लेखा कैसे करेंगे? तो ये जो रिकॉर्ड है इसको दो खातों में लिखा जाता है। एक का नाम है चालू खाता, दूसरे का नाम है पूंजी खाता। तो जो भुगतान शेष होता है वो दो खातों में लिखा जाता है। तो इसके दो खाते बना रहा हूं मैं। एक खाते का नाम है चालू खाता। चालू खाता का मतलब होता है जिसमें एक साल का लेन देन, एक साल की अवधि के लिए जो लेन देन हुआ। देखो लेन देन कुछ तो अपन कई सालों के लेन देन कर लेते हैं एक साथ। भाई इन्वेस्टमेंट आया साहब, कितने साल के लिए आया? 10 साल के लिए आया है। बहुत सारी योजनाएं जिसमें विदेशों का इन्वेस्टमेंट आता है, 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए आता है, नहीं आता?
अपन ऋण लेते हैं साहब, 10-10 साल के लिए ले लेते हैं, 15-15 20-20 साल के लिए ऋण ले लेते हैं, तो एक साल से ज्यादा का लेन देन हो गया ना। कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो अपन 1 साल के लिए करते हैं, 6 महीने के लिए कर लो, 8 महीने के लिए कर लो, 1 साल के लिए कर लो। तो 1 साल का जो लेन देन होता है उसको अपन किस में लिखेंगे? चालू खाते में। तो 1 साल का लेन देन का चालू खाता हो गया। चालू खाते में क्या क्या है? देखो, चालू खाते में एक तो व्यापार खाता आ जाएगा आपका, ठीक है, एक सेवाओं का व्यापार आ जाएगा, सेवा व्यापार, ये भी किस में आएगा? चालू खाते में आएगा। एक आपको विदेशी विप्रेषण आ जाएगा, विदेशी विप्रेषण। देखो ये बताना जरूरी है मुझे, नहीं तो आप बार बार फिर आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि ये वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो उसमें बार बार ही शब्दावली आएगी, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। विदेशी विप्रेषण इसमें आएगा। इसके अलावा एक तरफा हस्तांतरण, ये इसमें आ जाएगा, और पर्यटन का लेन देन है वो भी इसमें आ जाएगा। ये सारे लेन देन देखो, 1 2 3 4 5, ये लेन देन किस में आएंगे? चालू खाते में। चालू खाते का लेन देन 1 साल का लेन देन होता है। एक उसकी अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष की, समझेंगे। दूसरा आपने लिखा आपका पूंजी खाता। पूंजी खाते में कौन कौन से लेन देन आते हैं? जिनका लेन देन 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए होता है। जैसे इसमें एक तो आपका निवेश का लेन देन आएगा। निवेश भी आपको पता है 2 तरह का होता है, एक तो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। देखो एफडीआई का मतलब समझ रहे हो क्या आप? भाई एफडीआई भी आएगा अपने बार बार, चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा अभी। एक तो निवेश का लेन देन हो गया, एक आपके ऋणों का लेन देन आएगा, और एक सोने मतलब गोल्ड, सोने का लेन देन। ये 3 लेन देन किस में आएंगे? पूंजी खाते के अंतर्गत आएंगे। अब आप देखो ये सारा लेन देन है, इसका मतलब व्यापार खाता। व्यापार खाते में क्या आएगा? व्यापार खाते में केवल वस्तुगत व्यापार। कौन सा बताया? वस्तुगत व्यापार। वस्तुगत व्यापार का मतलब केवल वस्तुओं का निर्यात और आयात। अब आपको यदि प्रश्न आ जाए कि साहब व्यापार खाता देश के प्रतिकूल है, क्या बताया मैंने? व्यापार खाता देश के प्रतिकूल है, इसका मतलब वो बात सिर्फ कौन किसकी कर रहा है? व्यापार खाते। व्यापार खाते में क्या आता है? केवल वस्तुगत लेन देन। अब वो प्रतिकूल कब होगा? देखो कोई चीज प्रतिकूल कब होती है? जब जेब में पैसा आता तो है कम और जेब से निकलता है ज्यादा। समझ गए? भाई जेब में पैसा आए कम और निकले ज्यादा, तो वो प्रतिकूल है। और जेब में आए तो ज्यादा और निकले कम, तो वो क्या है? अनुकूल। जब आपने घर पैसा आऊं तो खूब और खर्चो कम है, तो वह चीज अपने लिए क्या होती है? अनुकूल होती है। और खर्चो लागत खूब और पैसा आऊं कम तो प्रतिकूल। क्लियर है यहां तक? अब व्यापार खाते मैंने बताया एक तो वस्तुओं का निर्यात, और इसमें से माइनस कर दिया अपने वस्तुओं का आयात। निर्यात का मतलब होता है कि पैसा जेब में आएगा। भाई अपन वस्तुओं को बेचते हैं तो पैसा आएगा जेब के अंदर, तो निर्यात का मतलब पैसा जेब में आएगा, और आयात का मतलब पैसा जेब से निकलेगा। समझ गया? अब आपसे प्रश्न आ जाए व्यापार खाता देश के प्रतिकूल है, तो इसका मतलब आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। व्यापार खाता अनुकूल हो गया, इसका मतलब निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, जेब में पैसा ज्यादा आ रहा है, जेब धीरे धीरे क्या है? भर रही है। ये दोनों जेब धीरे धीरे भर रही है, तो वो चीज क्या अपने लिए अनुकूल है। ये बात आगे होगी समझो आपके। अब दूसरा सेवा व्यापार। सेवा व्यापार को क्या बोलते हैं? अदृश्य मदों का व्यापार बोलते हैं। अदृश्य मदों का व्यापार, क्योंकि सेवाएं दिखाई नहीं देती। सेवाओं को मात्रा के रूप में, क्वांटिटी के रूप में अपन दर्ज नहीं कर सकते। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सेवा दे रहा हूं, मेरी सेवा दिख रही है क्या आपको? मैं दिख रहा हूं मैं तो दिख रहा हूं, मेरी सेवा थोड़ी दिख रही है आपको। सेवा नहीं दिख रही, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो हाँ भाई सेवा सही मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप महसूस कर सकते हो आप जो सर्विस है वो सर्विस सही है या नहीं।
ठीक है, लेकिन सेवा दिखती नहीं। आप क्वांटिटी के रूप में थोड़ी बता, आज तो गुरुजी अतो किलोग्राम बढ़ा दियो दे या अतो लीटर बढ़ा दियो, आप उसका क्वांटिटी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐदृश्य मदे बोलते हैं। अब सेवाएं आपको पता है कि अपने बहुत सारी विदेशों से सर्विस लेते हैं, अपने को विदेशों से हवाई सेवाएं भी लेनी पड़ जाती हैं, डॉक्टर की सेवाएं भी लेनी पड़ जाती हैं, अपने को इंजीनियर्स की सेवाएं लेनी पड़ जाती है, साइंटिस्ट की सेवाएं लेनी पड़ जाती है, और विदेशी लोग भी अपनी सर्विसें लेते हैं, सॉफ्टवेयर की सेवाएं लेनी पड़ जाती है ना भाई, ये सर्विसेज है। तो अपने को बहुत सारी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, विदेशों को भी अपनी सेवाओं की जरूरत पड़ती है। अपने बहुत सारे लोग, आज आपको पता है कि भाई विदेशों के लोग स्टूडेंटों को पढ़ा भी रहे हैं, वो अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, भले वो पढ़ाए यहाँ से घर बैठे बैठे भी तो पढ़ा सकते हैं, सर्विस तो दे रहे हैं, फीस नहीं लेते क्या वो। ऐसे विदेशी डॉक्टरों से वहां से बैठे बैठे अपन सर्विस लेते हैं, अध्यापकों की अपन सर्विस लेते हैं, तो सेवाओं का भी अपन लेन देन करते हैं। वो किस में आ जाएगा, आपके सेवा व्यापार में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, सेवा व्यापार से भी पैसा आता भी है, पैसा निकलता भी। जब अपन सेवाओं का निर्यात करेंगे तो जेब में पैसा आएगा, और आयात करेंगे तो जेब से पैसा निकलेगा। अच्छा कौन सा रहेगा, तो आयात करना बंद कर दें क्या, बंद कर दें, बिल्कुल बंद करने से काम नहीं चलता। बहुत सारी सेवाएं अपने को लेनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि भाई जैसे कहेंगे साहब कोचिंग में पैसा आना ही आना चाहिए, अरे तो लगाओगे तभी तो आएंगे ना, तो अपने को देना भी पड़ेगा। बहुत सारी सर्विसें जो अपने यहाँ अगर अपन लें तो यहाँ बहुत महंगा हो जाता है वो काम, तो अपने को विदेशों से सेवाएं लेनी पड़ती हैं। जैसे आज अमेरिका, कनाडा, भारत से सॉफ्टवेयर सेवाएं ले रहे हैं, इंजीनियरिंग सेवाएं ले रहे हैं, क्योंकि भारत के इंजीनियर बहुत सस्ते मिल जाते हैं उनको, जबकि अमेरिका के इंजीनियर हैं वो बहुत महंगे। तो वो सर्विस कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। बहुत सारा काम यहाँ पर करवा लेते हैं वो लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आपने तो इंजीनियरिंग कॉलेज खूब है, और तैयार बैठे हैं भाई 15-20 हजार, 15,000, 20,000, 30,000, 30,000 तैयार हैं, बिल्कुल साहब सर्विस देने के लिए तैयार हैं, आप तो बताओ क्या काम करना है। तो वो सेवाओं का यहाँ से क्या करते हैं, निर्यात करें। वो खरीदते हैं, इसका मतलब अपन निर्यात कर रहे हैं, अपन ले रहे हैं तो इसका मतलब है आयात कर रहे हैं। ये बात आगे होगी समझे आपके। अब है विदेशी विप्रेषण। विदेशी विप्रेषण का मतलब है कि देश के कामगार, समझ रहे हो आप, देश के कामगार मतलब देश के लोग विदेशों में जाकर के काम करते हैं। किस लिए करते हैं, हाँ भाई अपने पैसों के लिए करते हैं, सीधी बात है, कमाई के लिए करते हैं। तो अपने कामगार भी विदेशों में काम करते हैं, और विदेशी कामगार अपने देश में भी काम करते हैं। क्लियर तक। अब वो जो पैसा भेजते हैं, जहां कमा करके जो पैसा भेजते हैं, अपने साधन जो पैसा भेजते हैं, साधन कह सकते हैं ना, अपने जो पैसा भेजते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, विदेशी विप्रेषण। आगे होगी समझे। ऐसे एक तरफा हस्तांतरण का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके बदले में अपने को कुछ नहीं देना है। जैसे सहायता आती है विदेशों में, तो अपन बदले में उसके देते थोड़ी है कुछ, वो क्या माना जाता है, एक तरफा हस्तांतरण माना जाता है। भाई उपहार आता है, सहायता आती है, ये एक तरफा हस्तांतरण होता है। ये भी तो लेन देन अपन भी करते हैं, वो भी करते हैं। ऐसे पर्यटन के रूप में भी अपने को लेन देन होता है। विदेशी पर्यटक जब अपने देश में आते हैं तो जेब में पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, और अपने पर्यटक विदेशों में जाते हैं तो पैसा जाएगा। अब देखो इन सारी एक्टिविटीज से कितनी तो अपने को क्या हुई, प्राप्ति। क्लियर यहां तक। सारी क्रियाओं की बात कर रहा हूं, 5 क्रियाओं से कितनी प्राप्तियां हुई हैं, और अपने कितने क्या किया, इनको भुगतान किया है। इन 500 एक्टिविटीज में इनका जो अंतर निकाल लेंगे, ये अंतर क्या कहलाएगा, चालू खाता का शेष। क्या कहलाएगा, चालू खाता का शेष। चालू खाते का शेष पॉजिटिव भी हो सकता है, चालू खाते का शेष क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे व्यापार खाते का शेष, व्यापार खाते का शेष मतलब निर्यात माइनस आयात, वो तो शेष हुआ ना। तो वो शेष चालू व्यापार खाते का शेष जैसे अपने पढ़ा था भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो वैसे चालू खाते का शेष भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। चालू खाते का शेष पॉजिटिव कब होगा, चालू खाते का शेष पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ व्यापार खाते का शेष नहीं। तो आप ये कहो कि साहब चालू खाते से प्राप्तियां तो क्या हो, ज्यादा हो, और भुगतान क्या हो, कम हो, चालू खाते में पूरे में। तो इसका मतलब है चालू खाते में क्या रहा है, अधिक रहा है, या चालू खाता देश में क्या है, प्लस में। आगे इतनी बात समझे।
और घाटे में कब होगा वो समझ में आ गई होगी आपके। अब बात करें अपन, देखो अगर चालू खाते में क्या है, घाटा है, देश के चालू खाते में क्या है, घाटा है। जैसे देखो घर में साहब खर्चा लग रहा है और पैसा उतना, कमाई उतनी है नहीं, खर्चा लग रहा है ज्यादा, तो वो खर्चा आया कहां से, आय और व्यय रहेगा तो बराबर, अरे आय और व्यय रहेगा, अरे वे चाहे उधार लेकर के कर दे, खर्चा तो है ही वो, आय और व्यय रहेगा तो बराबर। रिकॉर्ड अपन लिखे भाई इतना पैसा आया, भले वो उधार से आए चाहे मकान बेचने से आए, पैसा तो आया है ना, और खर्चा दोनों क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। खाता हमेशा रिकॉर्ड में हमेशा क्या रहता है, बराबर। वैसे देश का जो भुगतान शेष है वो हमेशा लेखे में हमेशा शून्य रहेगा। शून्य का मतलब संतुलित रहेगा। इसका मतलब दोनों खातों में जितनी प्राप्ति है उतना ही क्या होगा, भुगतान होगा। समझ गया तक। तो लेखे में हमेशा क्या रहता है, शून्य बोल दो चाहे उसको क्या बोल दो, संतुलन बोल दो, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, बराबर। अब मैं आपको कह रहा हूं कि देश का चालू खाता घाटे में है, समझ में आता हूं, तो इस चालू खाते की घाटे की भरपाई फिर गवर्नमेंट कैसे करेगी, तो भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी कि भाई विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी। भाई यहां घाटा लग रहा है तो पैसा साहब इन्वेस्टमेंट के रूप में आ जाएगा, होता है नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट। भाई जैसे ये कहते हैं कि भाई जैसे मान लो कि कोई बिजनेस यहाँ पर अपने घाटे में चल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस घाटे में चल रहा है, तो उसको ये कहते हैं कि भाई दूसरा पार्टनर को बुला लेते हैं कि भाई तू आ यार पिसा लगा दे, जब तो घाटा वो पिसा वो लगा दे। तो यही है कि विदेशों को अपन कहते थे कि आप हमारे यहाँ पर आकर के पार्टनर बन जाओ, यहाँ करके आप पैसा लगा दो, इन्वेस्टमेंट करो। वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश में पैसा आएगा ना, चाहे वो यहाँ जमीन खरीदे तो भी पैसा आएगा, अगर वो यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं तो भी पैसा आएगा, अगर वो यहाँ की इंडस्ट्री को खरीदते हैं तो भी पैसा आएगा, तो देश में पैसा आएगा ना। तो इस घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या प्रयास करती है, विदेशी निवेश को मोटिवेट करती है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है। आगे यहां तक फिर भी एक मान लो कि चालू खाते का घाटा पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण लेती है विदेशों से। भाई जैसे अपन ने भाई कोई बिजनेस है किसी का, पर्टिकुलर व्यक्ति का, वो घाटे में चल रहा है, पार्टनर बुला लिया, फिर भी साहब घाटा नहीं हो रहा है पूरा, तो कर्जा तो लेता है, तो गवर्नमेंट भी क्या लेती है, ऋण लेती है। समझ गया तक। फिर इसके अलावा सोने का भी लेन देन करती है। समझ गया तक। तो ये जो लेन देन है, ये लेन देन क्या कहलाएगा, पूंजी खाते का लेन। आप इसको ऐसे याद रख लो, चालू खाते के घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार पूंजी खाते में उतना ही आधिक्य उत्पन्न करती है। क्या बताया मैंने, चालू खाते में घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पूंजी खाते में उतना ही आधिक्य उत्पन्न करती है, जिससे भुगतान संतुलन लेखे में हमेशा क्या रहता है, संतुलित रहता है। भुगतान शेष लेखे में हमेशा क्या रहता है, संतुलित रहता है। अब ये तो आपको पता है कि भारत के निर्यात तो है कम, आयात है ज्यादा, तो चालू खाते में तो घाटा है ना, फिर भारत का भुगतान संतुलन अपन रिकॉर्ड लिखते हैं तो वो संतुलित क्यों रहता है, संतुलित क्यों रहता है भाई। तो आपका उत्तर होना चाहिए साहब, व्यापार खाते या चालू खाते की घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पूंजी खाते में उतना ही आधिक्य उत्पन्न करती है। अब आधिक्य उत्पन्न कैसे करेगी, विदेशी निवेश को मोटिवेट करेगी, विदेशों से ऋण लेगी, सोने का लेन देन करेगी, समझेंगे, और इस तरह का लेन देन करके वो चालू खाते के घाटे की पूर्ति कर लेगी। अब जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, आपको समझाया, वो आपको बताना है, मौखिक के लिए बताना आपको, बता दोगे ना, चलो तो बताओ देखिए कितना याद हुआ देखिए आपके। एक तो मैंने आपको बताया भुगतान शेष की चर्चा कर रहे थे अपन, कर रहे थे ना भुगतान शेष, क्योंकि भुगतान शेष बार बार आएगा। भाई 1990-91 में अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर आर्थिक संकट में थी। अब मुझे साहब क्या संकट थे कि साहब बीमार चल रहे, आदमी बहुत के क्या बीमारी है भी गए तो बीमारी तो बतानी पड़ेगी भाई क्या क्या बीमारी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी। तो साहब क्या संकट था अर्थव्यवस्था के सामने, तो 3 संकट बताए आपको, कौन कौन से थे। एक तो भारी राजकोषीय घाटा, इसका मतलब कर्जे से दबी हुई थी,
ये तो है ना, इसका मतलब कर्जे से दबी हुई थी। और है बड़ी मात्रा में चालू खाते में घाटा था। अब चालू खाते में बहुत घाटा था तो साहब क्या करना पड़ा, विदेशी निवेश को आकर्षित करना पड़ा। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाया कि आप आओ यहां पर बिजनेस करो साहब, समझ गए? तो उससे नुकसान क्या है अपना, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां देश के अंदर आ रही तो बढ़िया है, देश में उत्पादन हो रहा है, देश के लोगों को नई नई वस्तुएं मिल रही हैं, समझ गए? आज आप बहुत सारी वस्तुएं ऐसे ले जो मल्टीनेशनल कंपनियां का प्रोडक्ट है, वो तो नई नई देश के लोगों को नई नई वस्तुएं मिल रही हैं उपभोग करने के लिए, समझ गए? फैशन के हिसाब से वस्तुएं मिल रही, कोई दिक्कत ही नहीं है, और देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उसमें नुकसान कहाँ है भाई? अरे विदेशी निवेश को अपन आकर्षित कर रहे हैं, विदेशी निवेश खूब आ रहा है, तो इससे देश को फायदा भी तो है, नहीं क्या फायदा? क्या फायदा है? इससे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश के लोगों की इनकम बढ़ रही है, देश के लोगों को नई नई वस्तुएं उपभोग करने के लिए उपलब्ध हो रही हैं, और देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है। नुकसान तो है ही नहीं ना, फायदा ही है। तो फिर खूब सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को न्योता दे देना चाहिए। क्यों भाई? आओ साहब करो, यहां पर आपका स्वागत है। क्यों करना चाहिए क्या? इसका नुकसान भी है, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी? जिसका बिजनेस कई राष्ट्रों में चलता है, वो क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने के लिए आई थी, क्या गड़बड़ की उसने? तो वैसे अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादा आ गई तो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था उनके कब्जे में आ जाएगी। अपने राजनीतिक जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो मल्टीनेशनल कंपनियां ही प्रभावित उनको करेंगी। भारत की जो विदेश नीतियां हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियां निर्धारित करेंगी, और वो निर्धारित करेंगी, वो तो व्यापारी है साहब। अरे वो तो व्यापारी है, व्यापार करने के लिए आए। तो व्यापारी किसी राष्ट्र के लोगों का भला चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता। वो अपना प्रॉफिट चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम में कैसे हो। तो मल्टीनेशनल कंपनियां तो सरकार से वो पॉलिसी बनवाएंगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। देश जाए बाढ़ में, देश के पब्लिक जाए बाढ़ में, उनको कोई मतलब है नहीं। तो इससे क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में आ जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने राजनीतिक निर्णयों को, अपनी विदेश नीतियों को क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी। ये आगामी आने वाले इसके दुष्परिणाम होंगे। क्लियर दिन बात? हाँ भाई, अभी आपने बताया कि 1991 में अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी। पहला संकट आपने बता दिया कि देश में भारी मात्रा में राजकोष से घाटा था, इसका मतलब देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। दूसरा, बड़ी मात्रा में चालू खाते में घाटा था। तीसरा, महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो बताओ ये संकट है कि नहीं है? महंगाई सबको मारती है, कर्जा सबको मारता है कि नहीं है? और इसके अलावा आपको पता है कि भाई भुगतान शेष में घाटा है। भुगतान शेष में घाटा, अब आपको पता है भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा। चालू खाते में घाटा है, चालू खाते में घाटा है, तो उसका संतुलन तो करना पड़ेगा। संतुलन करने के लिए एक तो या तो विदेशी निवेश को आप आकर्षित करो। विदेशी निवेश आकर्षित हो गया तो इसका मतलब पूरी अर्थव्यवस्था मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो गई। या फिर आप कर्जा ले, कर्जा ले तो आपको साहब सीधी बात है कि जिसका कर्जा आप किसी से लेकर के देख लो, भाई आप लोग किसी से, चाहे मैं लेकर के देख लो, चाहे आप लोग लेकर के देख लो, कर्जा किसी से लेकर देखो कितना प्रेशर बनाता है। तो अगर अपन कर्जा लेंगे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लो, चाहे आप IMF से ले लो, किसी से भी कर्जा ले लो, कर्जा अपन लेंगे तो अपनी नीतियों को, अपने कार्यों को वो प्रभावित करेंगे। तो ये देश को नुकसान है कि नहीं है? अब जिस आदमी ने कर्जा ले रखा है उसको देखो कितना संकट में रहता है वो रहता है ना। तो वही स्थिति देश के सामने। तो बताओ देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट था कि नहीं था? अब साहब इस जब आर्थिक संकट आदमी के सामने होता है, वही बात देश के सामने होता है, तो फिर क्या करता है? मजबूरियां होती हैं। तो ये कि भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा।
ये तो है ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब अर्थव्यवस्था ने क्या किया है वो अपन इसके टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि क्या उसने अपनी नीतियों में क्या सुधार किया है। भाई किया इसका मतलब उसने एक तो उदारीकरण का काम किया, उसने लिबरलाइजेशन का काम किया है, वैश्वीकरण का काम किया है, उसने निजीकरण का काम किया है। ये काम उसको क्यों करने पड़े? क्योंकि उस समय बहुत आर्थिक संकट आ गया था और भारत ने वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से और आईएमएफ से कर्जा मांगा था। तो उन्होंने कहा भाई कर्जा तो दे देंगे लेकिन मालिक कंपनियां ने बड़े बुलाओ दे, मालिक कंपनियां ने क्या करो दे बड़े बुलाओ, ठीक है नहीं, और अन बिजनेस करने दो। तो मालिक कंपनियां ने बुलाओ, बड़े बिजनेस कर दो, इसका मतलब आप ग्लोबलाइजेशन करो, आप क्या करो, वैश्वीकरण करो। आपने उद्योगपतियों को मोस रखा, आपने कानूनों में जकड़ रखा, आपने आप छोड़ दे दो उनको, कमाओ खाओ, समझ ना, आप उनको छोड़ दो। तो इसका मतलब आप क्या करो, उदारीकरण करो, समझ ना, आप लिबरलाइजेशन करो। सारे सारे उद्योग आपने गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, आप बेचो, किसको, उद्योगपतियों को बेचो, उनको करने दो काम। आप ये मंजूर है क्या आपको? तो सरकार साहब संकट में थी, बोले साहब ये मंजूर है। तो ये मंजूरी कब मिली? 1991 में। इन्हीं का नाम क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। अब आपसे जो मैंने बताया है वो पूछ रहा हूं आपसे, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के ऊपर ऋण भार। राजस्व घाटा क्या होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए राजस्व व्यय का राजस्व आय से अधिक है। समझ आ गया होगा आपके? भुगतान शेष के चालू खाते का घाटा, समझ, भुगतान शेष क्या होता है? भुगतान शेष एक साल में किसी राष्ट्र के शेष विश्व के साथ किए जाने वाले समस्त आर्थिक लेन देनों का विवरण होता है। और ये लेन देन दो खातों में लिखे जाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में कौन कौन से लेन देन आते हैं? व्यापार खाते का लेन देन आता है, सेवाओं का व्यापार आ जाता है, और विदेशी विप्रेषण, क्या बताया? विदेशी विप्रेषण, एक तरफा हस्तांतरण और पर्यटन का लेन देन। पूंजी खाते में निवेश, ऋण का लेन देन और सोने का लेन देन। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपके ये तैयार हो गई ये बात। चलो तब लिखो आप नॉन स्टॉप। अब अपन इसकी एक एक की अपनी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप राजकोषीय असंतुलन। राजकोषीय असंतुलन, अरे भारी मात्रा में राजकोषीय घाटा है ना, इसका मतलब राजकोषीय असंतुलन तो है वो। अरे हाँ वही है, उसी का नाम चेंज है, उसी को आप ये भी कह सकते हो। अरे भारी मात्रा में राजकोषीय घाटा है, इसका मतलब राजकोषीय असंतुलन की स्थिति है। अरे किसी घर पे कर्जा आ गया ना साहब, बताइए डगमगी है, जाड़ो काम तो ये थे ना, तो इसका मतलब असंतुलन की स्थिति है, राजकोषीय असंतुलन कहेंगे इसको। लिखो इसके अंदर आप। और अगर आपके ये याद नहीं रहे तो आप ओब्लिक लगा करके आपको जो पहले मैंने लिखाया वो लाइन लिख लो। हाँ लिख लो ताकि आपकी दिक्कत नहीं आई है। लिख लिया क्या? क्या लिखाया था आपको? भारी राजकोषीय घाटा। तो इसके ओब्लिक लगा के भारी राजकोषीय घाटा लिख लो आप। लिखो इसके अंदर राजकोषीय असंतुलन है, राजकोषीय असंतुलन है, राजकोषीय असंतुलन की जांच, राजकोषीय असंतुलन की जांच राजस्व घाटे, राजस्व घाटे, राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे। अरे सकल का मतलब कुल ही होता है, सकल राजकोषीय घाटे से की जाती है।
मैंने आपको लिखा है कि राजकोषीय असंतुलन है कि नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे? तो उसकी जांच करने के लिए अपने भाई उसका राजस्व घाटा देख लेंगे। अगर राजस्व खाते में भी घाटा है और राजकोषीय घाटा भी है, तो इसका मतलब असंतुलन की स्थिति है। क्लियर यहाँ तक? अरे भाई कोई घर की स्थिति कैसी है, कैसे देखेंगे? तो अपन ये देखेंगे भाई कि कमाई कितनी कर, खर्चा कितना है, एक चीज तो ये देखेंगे। दूसरा अपन देखेंगे कि ऊपर कर्जों के तो हो गए। तो ये स्थिति देख करके अपन अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी आर्थिक संतुलन की स्थिति है या असंतुलन। तो सरकार की राजकोषीय असंतुलन की स्थिति का मतलब उसका गवर्नमेंट का अपन राजस्व घाटा और क्या देखेंगे? राजकोषीय घाटा। आगे लिखो, राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय का राजस्व आय से आधिक्य को व्यक्त करता है। राजस्व व्यय का राजस्व आय से आधिक्य को व्यक्त करता है। मेरे हिसाब से आगे होगी बात। राजस्व घाटा, फिर लिखो नीचे राजकोषीय घाटा सरकार पर ऋण भार को व्यक्त करता है। राजकोषीय घाटा सरकार पर ऋण भार को व्यक्त करता है। ऋण भार को व्यक्त करता है मतलब कर्जे को करता है, कर्जा कितना है। समझ आ गई होगी इतनी बात? आगे लिखो फिर, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेने पड़ते हैं। राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा सरकार पर ऋण भार उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? अब अपन कंपैरिजन करेंगे कि 1980-81 में तो क्या स्थिति थी और 1990-91 में जाकर के क्या स्थिति होगी। भाई 80-81 में तो राजकोषीय घाटा कितना था, गवर्नमेंट का कितना खर्चा ब्याज भुगतान के ऊपर। भाई अगर कर्जा ज्यादा होगा तो ब्याज के ऊपर खर्चा भी ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा कितना था, ब्याज पर कितना खर्चा हो रहा था, 80-81 में क्या थी सिचुएशन है और 90-91 में वो क्या होगी। लिखो ये डाटा लिखो आप। 1980-81 में केंद्रीय सरकार के ब्याज भुगतान उसके कुल व्यय के 10%, कुल व्यय के 10% और सकल घरेलू उत्पाद जिसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद के 2% थे। 2% थे।
देखो मैंने आपको ये लाइन लिखाई है कि 1980-81 में गवर्नमेंट के ब्याज भुगतान के ऊपर जो खर्चा हो रहा था, वो खर्चा उसके कुल व्यय का तो कितना परसेंट है? कुल व्यय का तो था 10% है। और देश की जीडीपी का कितना परसेंट था? 2% था। ये कौन सा खर्चा है? ब्याज के भुगतान के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा होता है तो गवर्नमेंट को ब्याज भी तो देना पड़ता है, तो ब्याज के ऊपर गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा था वो कुल खर्चों का, जब आप भी मान लो कोई से ऋण ले रखा है तो ब्याज के ऊपर तो खर्चा लगेगा अपना, तो अपने टोटल खर्चे का, तो वैसे गवर्नमेंट टोटल खर्चे का कितना था? 10%। ये तो 80-81 की कंडीशन थी। अब 90-91 में क्या हुई लिखो। जबकि 1990-91 में जबकि 1990-91 में ब्याज भुगतान पर वे कुल व्यय का 22%, कुल व्यय का 22% तथा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% हो गया। 3.8% हो गया। तथा ब्याज भुगतान पर केंद्र सरकार का व्यय कुल राजस्व व्यय का 39% हो गया। कुल राजस्व व्यय का 39% हो गया। देखो आपको मेरे हिसाब से यह पता होगा कि राजस्व व्यय क्या होता है। गवर्नमेंट का चालू खर्चा, जब अपने घर को चालू खर्चो भाई हर साल आपने लागे वो खर्चो। अब आपनो खर्चो ये हो रहे कि जब तो आपनो चालू खर्चो अभी को 39% क्या पर हो रहा है? सिर्फ ब्याज भुगतान के ऊपर। तो गवर्नमेंट का जो राजस्व व्यय का 39% सिर्फ किसके ऊपर खर्चा हो रहा है? ब्याज के भुगतान पर होने लगा है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो कर्जा था, मतलब कहने वाला ब्याज के ऊपर जो खर्चा था वो उसके कुल व्यय का मतलब दो व्यय हो गए इसके अंदर। कुल व्यय में एक तो राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। चलो ये भी थोड़ी सी बतानी पड़ेगी आपको। देखो एक कुल व्यय होता है। गवर्नमेंट के कुल व्यय को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो अपन क्या बोलते हैं उसको? राजस्व व्यय। और दूसरा क्या बोलते हैं अपने? पूंजीगत व्यय। देखो शॉर्ट में इसको समझ लेना आप ऐसे, जैसे अपने घर में दो तरह का खर्चा लगता है। एक खर्चा तो अपने भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल में बैलेंस डलवाना है, कपड़ा खरीदना है, मकान किराया देना है, बिजली का बिल चुकाना है, अखबार वाले को देना है। एक तो ये खर्चा है, समझ गए? ये खर्चा तो अपना कौन सा है? चालू खर्चा। इसको मान लो अपना चालू राजस्व है वे। एक खर्चा मकान बनाते हैं अपन, खर्चा लगा कि नहीं लगा? लेकिन मकान हर साल बनाते हैं क्या अपने? ये चालू खर्चा नहीं, ये अपना क्या है? पूंजीगत खर्चा है। क्योंकि खर्चा तो लगा है लेकिन पूंजी बन गई, संपत्ति बन गई। तो पूंजीगत व्यय कौन सा होता है? जो संपत्तियों का क्या करता है? निर्माण करता है, जो हर साल नहीं लगता। आगे यहां तक। दूसरा एक ये हो सकता है कि अपने कर्जा ले रखा था और अपने उस कर्जे का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। अपने जेब से तो पैसा लगाना, खर्चा तो हुआ ना, लेकिन फायदा क्या हो गया? एक मांग तोड़ा कम हो गया। फायदा क्या हुआ भाई? एक मांग तोड़ा कम हो गया। इसका मतलब लाइबिलिटीज क्या हो गई? कम हो गई। खर्चा तो लगा है ना, लेकिन लाइबिलिटीज क्या हो गई? कम हो गई। समझ आ गया तक? अब देखो पूंजीगत खर्चा कौन सा होता है कि या तो वो कोई परिसंपत्ति का निर्माण करता है, या वो लाइबिलिटीज को क्या करता है? कम करता है, दायित्वों को कम करता है, देयताएं घटाता है। समझे मेरी बात को? आप बताओ देखिए पूंजीगत खर्चा पूंजीगत व्यय कौन सा होता है?
या तो परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, जहां मकान बनायो आपा खर्चो लाग्यो ना, लेकिन मकान बन गो। जमीन खरीदी आपा खर्चो लाग्यो, लेकिन संपत्ति बन गया अपनी। समझ आ गया नहीं? तो ये तो कौन सा हुआ? पूंजीगत। या फिर आपा कोई मांग तोड़न दे दिया तो एक मांग तोड़ो क्या होगो? कम होगो। खर्चो तो लाग्यो लेकिन लाइबिलिटीज क्या हो गई? कम हो गई। तो पूंजीगत व्यय कौन सा होता है? बताओ भाई। जो संपत्तियों का निर्माण करता है या दायित्वों को कम करता है। और राजस्व व्यय न तो उसे संपत्तियां बनती हैं। अरे मोबाइल रिचार्ज वाली कोई संपत्ति बनी है क्या आपकी? पेट्रोल डलवा ली कोई संपत्ति बनी है क्या? कपड़ा लिया है कोई संपत्ति बनी है क्या? राजस्व व्यय वो होता है जो न तो संपत्तियों का निर्माण करता है और नई लाइबिलिटीज को कम करता है। कोई मांग तोड़ा कम होगी क्यों? नहीं होता। वो तो चालू है, घर खर्चा चलेगा भाई, अपना खर्चा लगेगा, वो घर खर्चों के लिए होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए करना पड़ता है, उससे न तो गवर्नमेंट की कोई संपत्ति का निर्माण होता है, न गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटीज कम होती है। तो ऐसे खर्चों को तो अपन क्या कहेंगे? राजस्व व्यय। गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिसे गवर्नमेंट कोई संपत्ति का निर्माण करती है, गवर्नमेंट ने कोई पुल बना दिया या गवर्नमेंट ने कोई सिंचाई प्रोजेक्ट के ऊपर कोई सिंचाई परियोजना बना दी गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन बना दिया, रेलवे लाइनें या सड़कें बना दी, तो गवर्नमेंट की एक संपत्ति बन गई। गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बना दिया, गवर्नमेंट ने स्कूल बना दी। समझ आ गया तक? ये गवर्नमेंट की क्या होती हैं? संपत्तियां होती है। खर्चा तो लगा ना, लेकिन संपत्तियों का निर्माण हो गया। इस खर्चे को क्या कहेंगे अपन? गवर्नमेंट का पूंजीगत व्यय। क्लियर यहां तक? या फिर गवर्नमेंट ने जो कर्जा ले रखा था, गवर्नमेंट ने वो कर्जा चुका दिया। तो एक अगर अपन कहें कि भाई ऋणों का भुगतान है, गवर्नमेंट ने ऋण चुका दिए, तो वो कौन सा खर्चा होगा? पूंजीगत व्यय। समझ गया तक? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का मतलब समझ आ गई होगी आपके। अब एक प्रश्न पूछो, वो बता देंगे आप। ब्याज भुगतान, क्योंकि एक्सपर्ट तो हो ही गए तुम। ब्याज भुगतान बताओ। ब्याज भुगतान में गवर्नमेंट का खर्चा होता है ना, तो ब्याज भुगतान गवर्नमेंट का राजस्व व्यय है कि पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय। ब्याज भुगतान गवर्नमेंट का राजस्व व्यय। ब्याज चुकाया, कोई संपत्ति बनी है क्या? कोई लाइबिलिटीज कम हुई है क्या? नहीं हुई। चालू खर्चा है, गवर्नमेंट को हर साल ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। अपन किसी से ऋण ले लेते हैं मांग तोड़े से, तो भाई देख ब्याज हर 12 महीना देना पड़ेगा, करते हैं से ब्याज को हिसाब 12 महीना करना पड़ेगा। तो नहीं पिस्सा तो चाहे तो 5 साल बाद में दे दिए, लेकिन ब्याज हर साल देना पड़ेगा। तो आप ब्याज देवा हर साल, तो खर्चो तो लागे ना, मांग तोड़ो कम होगी, मांग तोड़ो बैंक वहीं बैठे हुए। क्लियर यहां तक? तो ब्याज का भुगतान कौन सा व्यय होगा? राजस्व। क्लियर यहां तक? अब अपन क्या पढ़ रहे थे कि 1980-81 में भारत की कंडीशन क्या थी? भारत ने बहुत कर्जा ले रखा था, क्योंकि सरकार के ऊपर बड़ी मात्रा में राजकोष से घाटा था, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। अब कर्जा ज्यादा होता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट का ब्याज के ऊपर खर्चा भी ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो 1980-81 में तो कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट का ब्याज के ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो कुल व्यय का मतलब है, अरे यूरो दुनिया जोड़ दियो आपा, तो कुल व्यय का कितना परसेंट था? 10% था। समझा कि नहीं? और अगर अपन देश की जीडीपी की बात करें, जीडीपी का मतलब कितने जितने रुपए का देश में प्रोडक्शन होता है एक साल में, वो देश की जीडीपी है। मैं आपको पढ़ा चुका है बात। तो जीडीपी का कितना परसेंट था? 2% था। अब ये कंडीशन थी, ये कंडीशन अपन देख रहे हैं कि बिगड़ी कि सुधरी, ये कंडीशन और बिगड़ गई। इसका मतलब देश के ऊपर कर्जा और चढ़ गया, और कर्जा चढ़ गया तो इसका मतलब ब्याज का खर्चा और बढ़ गया। 90-91 में ये हुई कंडीशन कि ब्याज भुगतान के ऊपर गवर्नमेंट का जो व्यय था, समझ गए? ब्याज भुगतान पर व्यय था वो कुल व्यय का कितना हो गया? 22%। जीडीपी का बढ़ गई 3.8%, और राजस्व व्यय का वो खर्चा कितना हो गया? 39%।
तो इसका मतलब इतना ब्याज पर खर्च हो गया, तो इसका मतलब दूसरी गवर्नमेंट को दूसरे खर्चे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। जहां आप कोई कर्जो ले रहा है कि और आपने ब्याज के ऊपर बहुत खर्च हो रहा है, तो आप क्या कर थोड़ा सा खाने पीने में कम कर, थोड़ा अपन कपड़ा में कम कर, और बिजली भी आप बाहर निकलता है बंद करके निकल तो ये खर्चा ही तो कम कर आप। तो गवर्नमेंट भी फिर क्या इतना खर्चा यहाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरी जगह पर वो क्या करेगी, फिर कटौतियां करेगी। लिखो आगे। तो ये तो अपने पहली जो गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति थी वो आपको बता दी कि बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटा था, सरकार के राजकोषीय असंतुलन की कंडीशनें थी। दूसरा लिखो, दूसरी क्या थी समस्या, बताओ देखिए। भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा, इसको आप ऐसे लिखो, भुगतान, अरे ये लिख दें भाई, हाँ, भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति। भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति हो गया। भुगतान संतुलन क्या होता है बताओ भाई, कमजोर स्थिति का तो पता लगेगा ना, तो आपको ये बताओ भुगतान संतुलन क्या होता है। भुगतान संतुलन देश का रिकॉर्ड है, देश का विवरण है कि एक साल में देश ने दूसरे देशों के साथ कितना का आर्थिक लेन देन किया है। अब साहब उसकी कमजोर स्थिति, आप उस लेन देन को देख करके बता सकते हो ना कि उसकी स्थिति का। अरे आप किसी बिजनेस का आपको दे देगी, या साहब देखो आपकी इनकम है तो को खर्चो यार देख रहे बता सकोगे, या था ना घर को खर्चा को कोई लिस्ट दे दे तो बता सकोगे की स्थिति है, तभी की स्थिति कमजोर है अच्छी है, बता सकते हो ना आप। अब है कि भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति, इसका मतलब भुगतान संतुलन लेखे में तो आपको क्या लिखेगा, संतुलित लगेगा, लेकिन कमजोर स्थिति का पैसा पता कैसे चला कि चालू खाते में क्या है, घाटा है। लिखा है ना आपको, चालू खाते में बड़ी मात्रा में घाटा है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या लिया गया है, ऋण लिया गया है बड़ी मात्रा में। तो इसका मतलब भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है, खराब। तो ये लिखा है भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति, बात वही है, उसकी लैंग्वेज दूसरी, ताकि मैं इसलिए लिखा है कि ताकि आपको दोनों लैंग्वेजों का पता रहे। लिखो इसके अंदर आप, किसी देश में भुगतान शेष की, किसी देश में भुगतान शेष समझ रहे हो ना, भुगतान संतुलन को क्या बोलते हैं, भुगतान शेष बोलते हैं। भुगतान शेष की समस्या है अथवा नहीं, किसी देश में भुगतान शेष की समस्या है अथवा नहीं, यह जानने के लिए विमल जालान, आपको पता है ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हुए हैं, है ना। विमल जालान ने निम्न दो कसौटियों का प्रयोग किया है, निम्न दो कसौटियों का प्रयोग किया है, निम्न दो कसौटियों का प्रयोग किया है। अरे जहां कई कहने साहब कमजोरी आ रही है हमारे तो कि भाई कमजोरी आएगा टेस्ट कराओगा, भाई कमजोरी आ रही का टेस्ट कराओगे साहब, 2 टेस्ट लिख देगी, 2 जांच कराओगी, और बाद 2 जांचा में पता लग जैसी भाई की कमजोरी है या नहीं। तो भारत में लिखा है कि भारत के भुगतान संतुलन में कमजोरी है कि नहीं है, तो अभी क्या 2 टेस्ट होगा। किसने कही 2 टेस्ट है, विमल जालान। इसके 2 टेस्ट बताइए, इसकी 2 कसौटियां बताइए, भाई 2 कसौटियों पर आप देख लो, 2 टेस्टों पर आप देख लो। अब 2 टेस्टों का रिजल्ट क्या है, लिखो इसमें। पहली कसौटी लिखो, पहला टेस्ट, पहली कसौटी है चालू खाते में घाटा,
चालू खाते में घाटा जीडीपी के, चालू खाते में घाटा जीडीपी के 1% से अधिक हो, 1% से अधिक हो। भाई पहले तो बुखार को टेस्ट करो एगो कि भाई बुखार है वो 93 डिग्री से ज्यादा है या कम है। 93 सेल्सियस से 98 सेल्सियस, 98.4 हो, 98.4 सेल्सियस से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो बुखार है और ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है वो तो है नॉर्मल। तो इसमें एक टेस्ट बताया कि भाई जिसके जो चालू खाते का जो घाटा है, समझ रहे हो, चालू खाते का घाटा समझ रहे हो आप, अभी लिखा था भुगतान शेष के चालू खाते में और पूंजी खाते में लिखा जाता है। तो चालू खाते का जो घाटा है वो जीडीपी के 1% से ज्यादा है। अगर ज्यादा है 1% से तो इसका मतलब भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है, कमजोर है। बुखार है का मतलब हाँ कमजोरी तो है भाई। दूसरा लिखो, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार 3 माह के आयातों के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार 3 माह के आयातों के लिए अपर्याप्त हो, तीन माह के आयातों के लिए अपर्याप्त हो। इसका मतलब विदेशी मुद्रा भंडार इतना भी नहीं है उसके पास कि वो 3 महीने का आयात कर सके। इसका मतलब भाई कोई घर की स्थिति कैसी है कि साहब कमजोर है कि बढ़िया है, कि साहब घरा पिसा बड़े खूब सारा क्या कि कमजोर है, और घरा पिसा नहीं हो तो घर 3 दिन को राशन लाने का पिसा को नहीं, कि मतलब ये कमजोर है। कि अगर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार 3 महीनों के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, तो इसका मतलब भुगतान शेष में क्या है, कमजोरी है। तो भुगतान शेष की कमजोर स्थिति का पता लगाने के लिए जालान, विमल जालान ने 2 कसौटियां बताई हैं। पहली कसौटी कौन सी बताई कि चालू खाते का घाटा जीडीपी के 1% से अधिक हो, ज्यादा है इसका मतलब भुगतान शेष कमजोर है। और दूसरा कसौटी क्या बताई, विदेशी मुद्राओं का भंडार है वो 3 माह के आयातों के लिए भी क्या हो, अपर्याप्त हो। आगे यहां तक, आगे लिखो। अब बात है कि भाई 1990-91 में क्या कंडीशन थी वो अपने को देखनी है। लिखो, वर्ष 1990-91 में, वर्ष 1990-91 में चालू खाते में घाटा, चालू खाते में घाटा जीडीपी का 3.69%, 3.69% था। 1% से ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब है कमजोर स्थिति थी। फिर लिखो नीचे, चालू खाते में, चालू खाते में बढ़ते घाटे को, चालू खाते में बढ़ते घाटे को, बताओ देखिए आपकी समझ आ रहा तो, अगर चालू खाते में घाटा बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चालू खाते में घाटे की पूर्ति करने के लिए पूंजी खाते में आधी के उत्पन्न किया जाता है, और आधी के उत्पन्न कैसे करेंगे, ऋण लेंगे अपने विदेशों से। बिल्कुल समझ आ गया आपके, लिखो। चालू खाते में बढ़ते घाटे को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण लिया गया, विदेशी ऋण लिया गया। विदेशी ऋण, आगे लिखो, विदेशी ऋण जीडीपी के
विदेशी ऋण जीडीपी के 23% तक पहुंच गया। 23% तक पहुंच गया। बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण लिया गया और विदेशी ऋण कितना हो गया? बढ़ करके जीडीपी का 23% हो गया विदेशी ऋण। अब आप बताओ भाई, देश के भुगतान संतुलन की कमजोर स्थिति हुई कि नहीं हुई? दो कसौटियां बताई विमल जाला ने कि भाई जैसे ही चालू खाते में घाटा जीडीपी से 1% से ज्यादा हो। दूसरी बताई विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है वो क्या हो? 3 महीनों के आयातों के लिए भी पर्याप्त नहीं हो। तो एक तो कसौटी का आपने देख लिया, क्योंकि 1990-91 में क्या कंडीशन थी। आगे लिखो, एरो का निशान लगाए, लिखो जून 1991 में भारत के विदेशी विनिमय कोष देखो, विदेशी विनिमय कोष का मतलब विदेशी मुद्राओं का भंडार। भारत के विदेशी विनिमय कोष इतने कम हो गए थे कि वे 10 दिनों के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। 10 दिनों के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। कहां बात अपन 3 महीने की कर रहे हैं? जून 1991 में तो ये कंडीशन हो गई थी कि भारत के जो विदेशी विनिमय कोष थे वो 10 दिनों के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 90-91 में भारत के भुगतान शेष की स्थिति क्या थी? काफी कमजोर थी, काफी खराब थी। इसके चालू खाते में बड़ी मात्रा में क्या था? घाटा था। और इस घाटे की पूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण लिया गया था। और विदेशी ऋण देश की जीडीपी का कितना % हो गया था? 23% हो गया था। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? चलो तो फिर लिखो आगे। अब 2 समस्याएं तो पढ़ ली अपने। तीसरी कौन सी थी? बढ़ती बेरोजगारी। हाँ, मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। हालांकि आज तो बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लिखो इसमें बढ़ती हुई मुद्रास्फीति में लिखो 1990-91 में, पहले क्वेश्चन बताओ आप। मुद्रास्फीति क्या होती है? इसको मुद्रा प्रसार भी बोल सकते हो, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निरंतर बढ़ना। महंगाई को क्या कहते हैं अपने? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मेजरमेंट कैसे करते हैं? मापन कैसे करते हैं? मुद्रास्फीति का मापन 2 आधारों पे किया जाता है, या 2 कंसेप्ट है मुद्रास्फीति के मापन के। एक तो जीएनपी डिफ्लेटर और एक कीमत सूचकांक। बताया था ना आपको, एक तो जीएनपी डिफ्लेटर होता है, एक कीमत सूचकांक होता है। कीमत सूचकांक भी 2 होते हैं, एक तो डब्ल्यूपीआई होता है, एक सीपीआई। एक तो थोक कीमत सूचकांक होता है, एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है। अब अपन ये देखेंगे भाई मुद्रास्फीति की क्या कंडीशन थी, थोक कीमत सूचकांक पर कितनी % थी और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर कितने % थी। लिखो, तो मैंने आपको लिखा है बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। इसमें लिखो 1990-91 में थोक कीमतों के आधार पर, थोक कीमतों समझ रहे हो ना आप? इसका मतलब डब्ल्यूपीआई की बात हो रही है। थोक कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति की दर, थोक कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 10.3%।
10.3% वार्षिक, 10.3% वार्षिक तथा उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर 11.2%, 11.2% तक पहुंच गई, 11.2% तक पहुंच गई, जो चिंताजनक थी, जो चिंताजनक थी। आगे लिखो, 3 वर्षों तक लगातार, 3 वर्षों तक लगातार अच्छे मानसून के बावजूद, 3 वर्षों तक लगातार अच्छे मानसून के बावजूद खाद्य वस्तुओं की कीमतें, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। मैंने आपको लिखा भाई 3 साल तक मानसून भी अच्छा रहा, कंटिन्यू 3 साल तक अच्छा मानसून रहा, उसके बावजूद खाद्य वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। ये कंडीशन कब की बता रहे हैं अपने? 1990-91। तो इसका मतलब 1990-91 में मुद्रास्फीति एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, बड़ी मात्रा में पहुंच गई थी मुद्रास्फीति। अगर थोक कीमतों पर मुद्रास्फीति मापा जाए तो कितनी थी? 10.3% थी। और उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर अपने मापा तो कितनी थी? 11.2% थी। अब आपको मैंने देखो अपनी मुद्रास्फीति पढ़ी थी, एक होती है रेंगती मुद्रास्फीति, एक चलती मुद्रास्फीति, एक दौड़ती मुद्रास्फीति, लिखी थी ना अपने। अब आप बताए भाई जो रेंगती मुद्रास्फीति है वो तो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन वो रेंगने की बजाय अगर वो थोड़ा थोड़ा फास्ट कर दे, चलना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे, तब वो क्या हो जाती है? खतरनाक हो जाती है। समझ यहां तक? तो ये कंडीशन कौन सी है? ये यहां पर उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी है, 2 अंकों में पहुंच गई। समझ? 2 अंकों में पहुंच गई, इसका मतलब वो दौड़ती मुद्रास्फीति होगी और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? खतरा है। क्लियर यहां तक? लिखो, तो ये कंडीशन थी साहब 1990-91। तो इसका मतलब अपन ने ये पढ़ा है कि 1990-91 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़े आर्थिक संकट में थी। ये आर्थिक संकट 3 प्रकार के थे, स्पष्ट रूप से 3 टाइप के थे आर्थिक संकट। पहला संकट कौन सा था? भारी मात्रा में राजकोषीय घाटा। दूसरा कौन सा था? चालू खाते में भुगतान शेष के चालू खाते में घाटा, बड़ी मात्रा में घाटा। और तीसरा थी साहब बढ़ती मुद्रास्फीति। तीनों पढ़ लिए अपने? आगे लिखो, 3 संकट हो गए ने। लिखो, इन आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए भारत ने अरे कोई दिक्कत आ जाए फोन करा, मैं कहे थोड़ी सी यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये कहते भाई थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो क्या चाहिए? ठीक है नहीं? तो वही कंडीशन है, भारत के सामने आर्थिक संकट थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। तो लिखो इसमें क्या लिखा है मैंने आपको, इन आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए भारत ने IBRD पूरा नाम लिख लो, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक।
मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विश्व बैंक बोलते हैं, अथवा विश्व बैंक। देखो आपको या तो विश्व बैंक वर्ड मिल जाएगा आपको, या फिर क्या मिलेगा, आईबीआरडी मिलेगा, क्योंकि विश्व बैंक कुछ संस्थाओं का एक समूह होता है, ध्यान है ना आपको। अरे विश्व बैंक का मतलब है कि विश्व बैंक में कई संस्थाएं हैं, जैसे आईबीआरडी भी उसके अंदर एक संस्था है, आईडीए भी उसके अंदर से एक संस्था है, आईएमएफ एफसीआई भी उसके अंदर एक संस्था है। तो ये 4-5 संस्थाएं, एमआईजीए भी उसकी एक संस्था है। तो इन 4-5 संस्थाओं को अपन मिला देते हैं तो उसे को सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं, विश्व बैंक। और ये 4-5 संस्थाओं में जो विकास कार्यों के लिए ऋण देने वाला जो काम करने वाली संस्था है उसका नाम है आईबीआरडी। तो अपन इसको विश्व बैंक भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आईबीआरडी बोल देते हैं। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है आपको कि इन आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए भारत ने आईबीआरडी अथवा विश्व बैंक, अथवा भी लिख लो, अथवा विश्व बैंक और आईएमएफ, आईएमएफ पूरा नाम बता सकते हो क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन से 7 बिलियन 7 बिलियन $7 बिलियन का ऋण लिया, $7 बिलियन का ऋण लिया। लेकिन ये ऋण उदारीकरण, कोमा लगाओ, निजीकरण तथा वैश्वीकरण अपनाए जाने की शर्तों पर प्राप्त हुआ। शर्तों पर प्राप्त हुआ, लिख लिया आपने। कुल मिलाकर के छोटी सी बात आपने ये पढ़ी है कि साहब 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में थी, और इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1990-91 में आईबीआरडी और आईएमएफ से क्या लिया था, $7 बिलियन का ऋण लिया था। और ये $7 बिलियन का ऋण तो मिल गया था भारत को, लेकिन ये ऋण कुछ शर्तों पर मिला था। वो शर्तें कौन सी थी कि भारत को क्या करना पड़ेगा, उदारीकरण को अपनाना पड़ेगा, वैश्वीकरण को अपनाना पड़ेगा, निजीकरण को। कहने मतलब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत को लागू करने पड़ेंगे। भारत यदि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म को या इन आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए तैयार है क्या, तो भारत संकट में था तो भारत ने क्या कर दिया, भाई तैयार है। क्या एक चलो लिखो आगे। भारत ने, आगे नीचे लिखो, एरो का निशान लगा करके, भारत ने इन शर्तों की पालना के लिए, भारत ने इन शर्तों की पालना के लिए नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की। नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की, जिसमें
जिसमें व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। भाई गवर्नमेंट ने ये शर्तें मान ली थी और इन शर्तों के लिए गवर्नमेंट ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1991 में, और उसमें ये शर्तें उसमें शामिल कर ली। लिखो आगे। जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी संवर्धी में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अब आपको एक काम करना है। मैं आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लूं कि 1991 में भारत ने जो आर्थिक सुधार लागू किए हैं, या भारत ने जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण संबंधी जो सुधार लागू किए हैं, तो इनका उद्देश्य क्या था? तो आपको 2 उद्देश्य मैंने लिखा है, वो 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। पढ़ो एक बार, आप देखिए। पढ़ लिया आपने? तो भारत ने जो आर्थिक सुधार लागू किए हैं, या उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को लागू किया है, तो इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य मैंने क्या लिखाया? स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में ऐसा माहौल बनाना जिससे जो व्यावसायिक जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन करें आपस में, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी देश में आ जाएंगी, भारतीय कंपनियां भी देश के अंदर हैं, तो उनके अंदर कंपटीशन होगा। और भारत क्या है, हर उद्योगों को, हर वस्तुओं का उत्पादन करने के लाइसेंस से क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। जो उद्योग पहले सरकार के लिए आरक्षित थे, उनको निजी क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट ने खोल दिया। वही तो निजीकरण होता है। भाई जो उद्योग गवर्नमेंट के लिए आरक्षित थे, गवर्नमेंट ने उनको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। इसका मतलब वो आपस में क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में एक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना। क्लियर यहाँ तक? दूसरा उद्देश्य क्या था? कि फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने। भाई इतने दिन तक आपने रुकावट लगा रखी थी, आपने लाइसेंस की व्यवस्था कर रखी थी, आपने प्रतिबंध लगा रखे थे। अब आप लाइसेंस व्यवस्था को आप हटा दो, तो बताओ आप मार्केट में नई नई फर्में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि, वो फले फूले, उनकी समृद्धि में जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को क्या करना है? दूर करना है। रुकावटें क्या हैं? लाइसेंस संबंधी रुकावटें हैं, प्रतिबंध है, उनको आपको क्या है? हटाना है। तो अगर प्रश्न आ जाए आपके कि
1991 में सरकार ने जो आर्थिक सुधार लागू किए थे या उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीतियां लागू की थी, तो उनके क्या उद्देश्य थे? तो आपको दो उद्देश्य बताने हैं। कौन कौन से हैं दो उद्देश्य? स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, दूसरा क्या है? फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना या उनकी बाधाओं को हटाना। क्लियर यहां तक? अब इन दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने उदारीकरण किया तो उसमें क्या क्या काम किया, वैश्वीकरण किया तो उसमें क्या क्या काम किया, और निजीकरण किया तो उसमें क्या क्या काम किया। उद्देश्य दो ही थे भाई। आपका उद्देश्य साहब आपको एग्जाम क्लियर करनी है ना? आपको उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए आप कैसे कैसे क्या क्या काम करोगे, क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे, कैसे नोट्स बनाओगे, किस किस से पढ़ोगे, इसका मतलब आपको बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो उद्देश्य क्या होंगे? पूरे होंगे। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या काम किया, वही चीजें अपने को पढ़नी। लिखो आगे। अरे यार थोड़ा सा लिख लो, और क्या ब्रेक है? हाँ लिखो लिखो, फटाफट लिखो। लिखो आर्थिक सुधारों की शुरुआत है, नीचे लिखो एरो का निशान लगाइए। आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में, आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, नाम सबको बताया ना? ये लिखो पीवी राव, नरसिम्हा राव की सरकार में हुई। मैंने आपको लिखा आर्थिक सुधारों की शुरुआत है वो 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हुई, जिसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अब देखो प्रश्न की लैंग्वेज ये भी हो सकती है, आपसे पूछ ले कि आर्थिक सुधारों का जन्मदाता कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव था, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के अंदर ये आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। आगे लिखो। वर्ष 1991 में, नीचे एरो का निशान लगा लिखो, वर्ष 1991 में सरकार ने जो आर्थिक सुधार लागू किए, उसके दो तत्व थे। इसका मतलब आर्थिक सुधार कब लागू हुए? 1991 में। किसकी सरकार में लागू किए गए थे? पीवी नरसिम्हा राव। इसका मतलब आर्थिक सुधारों का जन्मदाता कौन हो गया? पीवी नरसिम्हा राव। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अब उन्होंने जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे उसमें दो तत्व थे, ये दो तत्व बाद में करवा देंगे आपको, ठीक है ना?